साम्राज्यवादियों की फेडरलिस्ट की प्रतिक्रिया होगी ना, तो उसमें क्या आएंगे? राष्ट्रवादी आएंगे। तीन ही मुख्य विचारधारा है, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी। मार्क्सवादी विचारधारा, ठीक है ना। बाद में सबाल्टन भी आएंगे, उपाश्रयी एक होता है, जैसे सुमित सरकार हो गए, ठीक है ना, रणजीत गुहा हो गए। ये इतिहासकार क्या है? ये सबाल्टन कहलाते हैं। इनका क्या मानना है? ये कहेंगे भाई गांधी जी सारा श्रेय ले गए, और किसने किया? किसानों ने किया, ठीक है ना। किसानों ने आंदोलन किया, गांधी वहां गए भी नहीं, नाम उनका हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या कहेंगे कि आंदोलन में क्या है कि नेताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, और जो महिलाओं का योगदान था, जनजातियों का योगदान था, दलितों का योगदान था, उसको क्या किया? उपेक्षा की गई थी, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे? सबाल्टन अप्रोच। क्या कहेंगे? सबाल्टन अप्रोच। ये मार्क्सिस्ट से ही निकला है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, वो मार्क्सवादियों की भी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते। मार्क्सवादी कहते हैं ना कि समाज में दो वर्ग होते हैं ना, मार्क्स मानता था। एक क्या है? जिसके पास सारे संसाधन है, एक जो है संसाधनों से विहीन है। पूंजीपति और श्रमिक में बांटा था ना मार्क्स ने। तो कहेंगे नहीं भाई, समाज में तो कई वर्ग हैं, कृषक हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, महिला है, इसकी आप बात क्यों नहीं करते? ये भी तो उपेक्षित हैं। तो इनके इतिहास का उद्देश्य क्या था? सबाल्टन का, कि जो निचला तबका है, जो दलित है, जो महिलाएं, जो वर्षों से शोषण होता रहा है, उनका इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? वो ये कहते हैं। क्लियर? सबाल्टन। हमको बेसिक क्या करना है? हमको तीन ही अप्रोच पे ज्यादा केंद्रित रहना है। किस पे? साम्राज्यवादियों पे, राष्ट्रवादियों पे और मार्क्सवादियों पे। आप देखिए दूसरी विचारधारा क्या है? जो अप्रोच है हाँ बिल्कुल, टोटल हम साम्राज्यवादी के अंतर्गत ही लेंगे, ठीक है ना। और देखिए जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे ना, तो उसमें तीन जो चरण है, याद है आपको ना, उपनिवेशवाद के तीन चरण। उपनिवेशवाद है क्या? क्लियर है किसी को? कुछ नहीं, सिंपल सा डेफिनेशन। एक विदेशी कोई एरिया है, उस पर आप अधिकार करके उसके सभी प्रकार के लाभ लेने का प्रयास करें तो क्या होगा? उपनिवेशवाद, ठीक है ना। यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के लाभ लेने का प्रयास करें तो क्या होगा? जैसा कि ब्रिटेन किया, ब्रिटेन ने क्या किया? भारत को कॉलोनी तो बनाई ना, क्या उपनिवेशवाद हो गया, ठीक है ना। तो भारत में क्या है? तीन चरण बताए गए ना उपनिवेशवाद के। फ्रीडम मूवमेंट में आप देखेंगे तीन चरण है ना, ना वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण और वित्तीय पूंजीवाद का चरण। खासकर देखिए, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए तो समझिए कि अंग्रेजों ने बंगाल पर क्यों नियंत्रण किया, क्या कारण था बताइए? एक लोग बताइए, सारे लोग बताएंगे तो मैं किसी की आवाज सुन नहीं पाऊंगा। बिजनेस कैपिटल था। हाँ, बिजनेस कैपिटल। हाँ, वेरी गुड। देखिए सबसे बड़ा कारण ये था ना कि उन्होंने बंगाल से नियंत्रण क्यों किया? क्योंकि बंगाल से उस समय यूरोप को 40% से अधिक निर्यात होता था। एक्सपोर्ट जो होता था ना, वो बंगाल से ही सबसे ज्यादा होता था। कहाँ से होता था? बंगाल से। मतलब नील हो गया, चावल हो गया, सब क्या बंगाल से मैक्सिमम जाता था। तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने नियंत्रण सब आर्थिक दृष्टिकोण से किया कि पहले इस पे नियंत्रण करो ना, इस पे बहुत ज्यादा धन है, यहाँ से मिलता है, पहले इस पे नियंत्रण करो। तो प्लासी बक्सर युद्ध क्या हुआ? बंगाल पर नियंत्रण का ही परिणाम था, ठीक है ना। इसी के वो कैपिटल ये क्वेश्चन बनता है मॉडर्न इंडिया का। पहले क्वेश्चन, क्या उन्होंने बेखबरी में जीत लिया भारत को या कुछ निश्चित योजना थी? तो देखिए शुरू में तो उनकी योजना व्यापार की ही थी, ठीक है ना। शुरू में क्या थी? उनकी योजना व्यापार की ही थी। आपने पढ़ा हो ना, वास्को डी गामा आया था, तो वो जब पुर्तगाल ले गया, काली मिर्च ही खाली ले गया वो दक्षिण से, तो उसने 60 गुना लाभ पाया। तो लालच बढ़ी ना, यार ये तो भारत एकदम सोने का देश है, सोने की चिड़िया है एकदम, इस पे तो अधिकार करना जरूरी होगा। तो फिर क्या हुआ? पहले आर्थिक हुआ, लेकिन जब, और देखिए दूसरा कारण भी था, उसमें शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था, फिर मुकाबला शुरू में कर नहीं सकते थे। लेकिन देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? भारत में क्या हुआ? राजनीतिक शून्यता आई ना, राजनीतिक रूप से कोई शक्तिशाली रह नहीं गया। तब इन्होंने 1757 प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, उन्होंने नियंत्रण तभी किया बंगाल पे जब मुगल कमजोर था, ठीक है ना। औरंगजेब के समय तक तो नहीं किए। क्यों नहीं किए? अपने आप उन्होंने व्यापार तक सीमित रखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि परिस्थितियां बदल गई, तब इन्होंने अपना उद्देश्य भी बदल लिया कि नहीं, व्यापार ही नहीं, अगर हम यहाँ पे अधिकार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से हम और लूटेंगे, अभी तो व्यापार से लाभ कमा रहे हैं, उसके बाद जब पूरा नियंत्रण हो जाएगा तो
और हम संपदा ले जाएंगे अपने देश। ठीक है ना? उपनिवेशवाद का मतलब भी होता है कि सभी प्रकार का शोषण। क्लियर? चलिए अब दूसरी विचारधारा हम आते हैं, कौन सी? राष्ट्रवादी। नेशनलिस्ट। अब देखिए राष्ट्रवादी क्या कहेंगे, यार आप ऐसे ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी कोई शासन व्यवस्था ही नहीं थी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें राजतंत्र और गणतंत्र का शासन का ज्ञान था, आप कह रहे हो कि हमें कुछ आता ही नहीं है, ये तो गलत है बिल्कुल। और फिर कैसे आपने हिंदू मुस्लिम काल में बांट दिया? तो वो क्या कहेंगे राष्ट्रवादी कि नहीं ये गलत है और हमारा इतिहास क्या है, प्राचीन में बांटिए, ठीक है ना, मध्यकाल में बांटिए, ठीक है ना, मध्यकालीन में बांटिए और आधुनिक में बांटिए, ठीक है ना, आधुनिक में बांटिए। तो इन्होंने क्या किया, उस कालक्रम को अस्वीकार कर दिया ना, जेम्स मिल ने दिया था हिंदू मुस्लिम काल, ठीक है ना। और कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नाम बताइए। दादाभाई। ठीक है, वो तो मॉडर्न में, एंशिएंट में कोई बताइए इतिहास बताइए। हाँ वेरी गुड, केपी जायसवाल, उनकी पुस्तक है हिंदी पॉलिटी। रोमिला थापर बेटा मार्क्सवादी है, रोमिला थापर, राजेश शर्मा लोग क्या है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है। हाँ डी.आर. भंडारकर, वेरी गुड, डी.आर. भंडारकर भी क्या है, राष्ट्रवादी इतिहासकार है। डी.आर. भंडारकर क्यों प्रसिद्ध है पता आपको? नहीं मालूम ना? उन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही पूरा इतिहास लिख दिया मौर्य साम्राज्य का, ठीक है ना। डी.आर. भंडारकर ने क्या किया, अशोक के अभिलेख जो मिले 40 से अधिक, उसमें क्या उसी के आधार पर उनका पूरा इतिहास लिख दिया मौर्य, ठीक है ना, वो फेमस थे। तो राष्ट्रवादियों का क्या है, वो क्या करेंगे, राजनीतिक घटनाओं को ज्यादा अपने अध्ययन में क्या करते हैं, राजनीतिक घटनाओं पर ज्यादा प्रधानता देते हैं। बड़े बड़े साम्राज्यों की बात करेंगे, ठीक है ना, कालक्रम की बात करेंगे, देखो कैसे मौर्य साम्राज्य कितना विशाल साम्राज्य था, फिर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का बखान करेंगे, ठीक है ना। उनकी कमियां क्या है राष्ट्रवादियों की, कमियां क्या है, कमियां यही है कि वो सामाजिक आर्थिक घटनाओं पर बल नहीं देते, ठीक है ना। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां राष्ट्रवादियों की कमी क्या है कि वो ये कहेंगे कि सभी जनता का क्या है, समस्त भारतीय जनता क्या चाहती है, ब्रिटेन को बाहर निकालना चाहती है, ठीक है ना। गतिरोध केवल एक है, ब्रिटिश शासन और भारतीय जनता का। लेकिन जब मार्क्सवादी कहेंगे नहीं आप गलत बोल रहे हैं, सभी जनता के हित एक कैसे हो सकते हैं, भारतीय समाज में भी क्या है, अंतर विरोध है। किसका अंतर विरोध है, जमींदार किसान के बीच विरोध है, पूंजीपति श्रमिक के बीच विरोध है, ठीक है ना। समाज में भी गतिरोध है, केवल एक गतिरोध नहीं है कि एक तरफ ब्रिटिश है और एक तरफ भारतीय जनता है, भारतीय समाज में भी क्या है, गतिरोध है, ठीक है ना, टकराहट है। केवल एक टकराहट नहीं है कि केवल हम ब्रिटेन को बाहर निकालना चाहते हैं, भारतीय समाज में भी असमानता है। क्लियर? तो यहाँ राष्ट्रवादियों क्या करेंगे, प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटेंगे, लेकिन कमी क्या हो जाएगी, ये भी मध्यकाल का प्रारंभ कहाँ से मान लेंगे, 1206, ठीक है ना। मतलब ये क्या करेंगे, गौरी और गजनवी के आक्रमण से जोड़कर देखेंगे मध्यकाल को, ठीक है ना। तो वही बात हुई ना कि आप मुस्लिम काल से जोड़कर देख रहे हैं, यानी आप यही कहेंगे ना कि जब तुर्की आक्रमण हुआ तो फिर मध्यकाल का प्रारंभ हुआ। क्लियर? तो कमी तो आपने भी की, आप भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि जब मुस्लिम आए तो मध्यकाल का प्रारंभ हुआ, तो एक तरह से सांप्रदायिकता को स्वीकार करना हुआ। क्लियर? तो कौन कौन से राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, केपी जायसवाल, डी.आर. भंडारकर, ये लोग क्या हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। ये क्या करेंगे, राजनीतिक घटनाओं पर ज्यादा जोर देंगे, कैसे साम्राज्यों का उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ, कितने वंशों ने कितना शासन किया, ये सब पे ज्यादा जोर देंगे। लेकिन क्या करेंगे, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर ध्यान कम देते हैं, कम देते हैं। जैसे गुप्त काल को स्वर्ण काल बता देंगे, है ना, गुप्त काल को स्वर्ण काल बताते हैं। हाँ कहेंगे देखो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सती प्रथा का प्रचलन कहाँ हुआ, सबसे पहले गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ। ठीक है, बाल विवाह कहाँ प्रारंभ हुआ, यहीं से प्रारंभ होता है, गुप्त काल से। भूमि अनुदान कैसे दिया गया, नगद वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान प्रथा कहाँ प्रारंभ हुई, यहीं से प्रारंभ हुई। सामंतवाद क्या हुआ, यहीं से हुआ। ठीक है ना, सिक्कों में कमी कहाँ से आई, स्कंदगुप्त के बाद से ही आई। तो जाहिर सी बात है ना, सिक्के भी तो हमें बताते हैं ना, सिक्के क्या बताते हैं, आर्थिक उन्नति का परिचय का ना, या फिर विपन्नता का या पॉवर्टी का सूचक है कि नहीं सिक्के। मान लीजिए कहीं सिक्के ज्यादा मिलते हैं तो क्या पता चलता है कि आर्थिक से संपन्न रहे होंगे ना। ठीक है ना, या उन्होंने अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया तो संपन्न रहे तभी तो करवाया, संपन्न नहीं हुए तो आप कैसे हम चीजों पर खर्च करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, क्लियर। गुप्तकाल स्वर्णकाल कौन कहेगा, राष्ट्रवादी कहेंगे।
कहेंगे देखो कितना बड़ा साम्राज्य था, कैसे इन्होंने विजय की, लेकिन वो भूल जाते हैं कि क्या था, सती प्रथा का प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। और फाहियान भी तो आया था गुप्त काल में, किसके समय आया था, चंद्रगुप्त जी, ठीक है ना। मैं कई सन का उल्लेख किया हूँ, इतने अध्ययन मैंने कई सन का उल्लेख किया, नहीं ना किया, तो सन के पीछे मत दौड़िए। डेट जो है इतिहास में, देखिए जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जो विचार हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको प्रूव करने का एक तरीका होता है। इतिहास में हम यही करते हैं, किसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम उसकी अवधारणा को उल्लेख करते हैं, उसे स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, फैक्ट डाल देते हैं। जैसे गुप्त काल क्या स्वर्ण काल का नहीं था, अब फैक्ट आया ना फाहियान का। फाहियान क्या कहता है कि अछूत क्या करते थे, नगर से बाहर निवास करते थे, यानी छुआछूत की प्रथा थी कि नहीं थी। तो आप विरोध में लिख सकते हैं ना कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जा सकता है, नहीं कहा सकता, मूल्यांकन कीजिए। तो आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे फाहियान का, तो आप प्रूव कर रहे हैं ना कि सब कुछ स्वर्ण काल नहीं था। लेकिन क्या कहेंगे आप, मंदिर निर्माण की परंपरा प्रारंभ हुई, साहित्य में पुराणों का संकलन हुआ, ठीक है ना। जो 6 प्रकार के दर्शन है, खट दर्शन कहा जाता है, उनका क्या हुआ, इसी में हुआ, ठीक है ना, गुप्त काल में हुआ ना। तो आप कहेंगे नहीं कहेंगे, अजंता और बाग की गुफाएं कहाँ थी, गुप्त काल की थी ना। तो आप कहेंगे ना कि साहित्य कला के दृष्टि से निश्चय उपलब्धियों का काल था। विज्ञान में भी आर्यभट्ट कहाँ के थे, यहीं के थे, गुप्त काल के ही थे। तो क्या कहेंगे आप, विज्ञान साहित्य में निस्संदेह उपलब्धियों का काल था। लेकिन अगर सभी क्षेत्रों को ले लें, मैंने क्या कहा, चारों क्षेत्रों को ले, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तब दिक्कत आ जाएगी। सांस्कृतिक तो उपलब्धियों का काल था विज्ञान साहित्य के दृष्टिकोण से, लेकिन कालिदास यहीं थे, ठीक है ना, कालिदास यहीं गुप्त काल के थे, अमर सिंह यहीं के थे, विक्रमादित्य के नवरत्न कहते थे ना, वराह मिहिर यहीं थे ज्योतिष के। लेकिन साहित्य में उपलब्धियों का काल था, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में क्या था, एक हमें भेदभाव दिखलाई पड़ता है। अछूत क्या थे, बाहर रहते थे, उनका दर्शन अशुभ माना जाता था। सती प्रथा थी, महिलाएं क्या थी, सती हो जाती थी मृत्यु के बाद। ये प्रथा कहाँ प्रारंभ हुई, गुप्त काल में। तो कैसे हम कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में स्वर्ण काल था, कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्धियों का काल था ना। तो हम क्या इसका निष्कर्ष देंगे, यह सही है कि गुप्त काल साहित्य कला के दृष्टिकोण से उपलब्धियों का काल था, लेकिन हम अगर सभी क्षेत्रों को लें, अगर राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र भी आर्थिक क्षेत्र जोड़ लें, तो ये उपलब्धियों का काल नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। समग्रता में उपलब्धियों का काल नहीं कहा जा सकता है, केवल संस्कृति, कला, विज्ञान के दृष्टिकोण से ही, ठीक है ना, ये निष्कर्ष हुआ। और ये कब जानेंगे आप, ये तब आप उस क्वेश्चन का आंसर बढ़िया लिखेंगे जब आप अप्रोच जानेंगे, ठीक है ना, जब आप विचारधारा को समझेंगे। क्लियर। तो क्या करेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जैसे क्या करेंगे, राष्ट्रवादी मगध का उदय कैसे हुआ ये बताएंगे। देखिए बिंबिसार के पराक्रम से हुआ, अजातशत्रु के पराक्रम से हुआ। तो जब मार्क्सवादी आएंगे क्या कहेंगे, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, उसका उदय इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि चारों ओर से जंगलों गिरा हुआ था, ठीक है ना, लोहे की खानें थी, ठीक है ना, और वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच नहीं था मगध में। इस वजह से क्या हुआ, मगध का उदय हुआ, और मगध का इतिहास क्या हुआ, पूरे भारत का इतिहास बन गया, ठीक है ना। यही तो हुआ, मौर्य युग क्या था, मगध से तो शासन प्रारंभ हुआ। बाद में उन्होंने अफगानिस्तान तक अधिकार किया कि नहीं किया, अशोक के अभिलेख पाए गए कि नहीं पाए गए। तो क्यों कर पाए, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से संपन्न थी, उर्वर भूमि थी, चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था, तो आक्रमण की संभावना नहीं थी, कैसे से आक्रमण करेंगे, 5 नदियों से घिरा हुआ है तो प्रबल स्थिति में ना। और यही कारण था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में क्या था, पूरा यूरोप एक तरफ, पूरा यूरोप एक तरफ, पूरा यूरोप एक तरफ, और ब्रिटेन कहाँ है, यहाँ बन बैठा है राजा बन के, ठीक है ना, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पता चला फ्रांस है और इधर जर्मनी है, ये आपस में ही लड़ाई झगड़े में लोग पूरे मस्त हैं। और ये कहाँ है, ये अपना अलग है समुद्र के किनारे। यही कारण था कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में, ठीक है ना। क्लियर। नौसेना बना लिया शक्तिशाली उसने, तो क्या हुआ, उसकी भाव, किसी भी उदय में, किसी भी शक्तिशाली होने में क्या योगदान होता है, उसके पराक्रम का नहीं है। अरे भाई आपकी परिस्थितियां भी तो हैं, आप पराक्रमी हैं क्या, फ्रांस वाले कम पराक्रमी थे, कम पराक्रम नहीं, पर ज्यादा पराक्रमी थे। नेपोलियन क्यों नहीं हरा पाया ब्रिटेन को, यही कारण था, उसकी नौसेना क्यों थी, नौसेना चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। क्लियर। तो भौगोलिक परिस्थितियों का योगदान होता है, आर्थिक संसाधनों का महत्व होता है किसी भी चीज के शक्तिशाली होने में, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ ना। तो मगध का क्या था, भौगोलिक परिस्थितियां और आर्थिक संसाधनों से ही शक्तिशाली मगध साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है ना। और शासकों की भूमिका होती है, ऐसा नहीं कि शासकों की भूमिका नहीं होती है। अब मान लीजिए कोई अयोग्य ही हो, तो उसकी भूमिका होती है, ठीक है। उन्होंने जैसे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों की नीति प्रारंभ की, नहीं की, शक्तिशाली राजाओं से क्या किया, वैवाहिक संबंध, उसका महत्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
भाई आपसे झगड़ा होगा, हमने किसी से मान लीजिए हमारे वो परिचित हैं, तो हमारी ओर से आएंगे नहीं आएंगे, उसका महत्व होता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? परिस्थितियों का। क्या कहते हैं उसको? कंडीशंस। जलवायु क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या, आर्थिक स्थिति, उसका महत्व होता है। पराक्रम तो आपका अपनी जगह है, लेकिन अगर ये परिस्थितियां आपको मिल जाए तो आप शक्तिशाली बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसीलिए ब्रिटेन क्या हुआ, यूरोप की तुलना में क्या हुआ, शक्तिशाली बना। ठीक है ना? और ये यहाँ से देखता रहता है कि यहाँ कोई शक्तिशाली ना होने पाए, इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में। ठीक है ना? ये ब्रिटेन की नीति रहती है। ठीक है ना? और अमेरिका से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो यहाँ खड़ा रहता है। वो तो तभी आएगा जब उस पर कोई कुछ हमला करेगा, जब कोई उस पर आक्रमण करेगा तब वो आता है वर्ल्ड के सामने, तब वो आता है यहाँ से छिपकर। मतलब ये दोनों क्या है, दर्शक की तरह खड़े रहते हैं। यूरोप में केवल तमाशा देखते हैं। विश्व जो भी घटनाएं हुई वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो क्लियर हो गया ना इतना। तो राष्ट्रवादियों क्या है, ये राजनीतिक घटनाओं पर विशेष जोर देते हैं। कुछ काल की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर स्वर्णकाल कह देते हैं। ठीक है ना? ये कमियां थी, लेकिन अच्छाइयां क्या थी, उन्होंने बताया। उन्होंने अध्ययन का एक व्यवस्थित क्रम प्रस्तुत किया कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कमियां क्या थी? कमियां आपने देखा, इन्होंने भी क्या किया, मध्यकाल का प्रारंभ गौरी और गजनवी के आक्रमण से जोड़कर देखा। ठीक है ना? और कमियां क्या थी? आर्थिक घटनाओं की या सामाजिक परिस्थितियों पे या जो कंडीशंस उस पर ध्यान ही। क्लियर ना? इससे ज्यादा हमें जानना भी नहीं। ठीक है ना? उससे ज्यादा जानेंगे तो इतिहासकार बन जाएंगे। इतिहासकार हमें बनना नहीं है, हमें प्रशासन हमें कैसे पढ़नी है। चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या है चित्र? शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना? पशु पक्षियों को चित्र किया, बस खत्म। वो गिनने नहीं जा रहा आपका 30 शब्द। आपने लिखा, आपने सही से लोकेट किया, बात खत्म। ठीक है ना? तो चीजों क्या है, जो आपको लिखना है संक्षिप्त लिखिए, सरल तरीके से लिखिए। ठीक है ना? कभी भी लंबी चौड़ी भूमिका मत बनाइए। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको अच्छे से पढ़िए पहले, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है ना? 30 शब्द का मतलब क्या है, 1 लाइन 2 लाइन, तो उतना ही हमें लिखना है। क्लियर? चलिए अब विचारधारा पे आते हैं। विचारधारा क्या आएगी बताइए? नहीं, साम्राज्यवादी औपनिवेशिक विचारधारा से कहेंगे। क्या कहेंगे? साम्राज्यवादी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंपेरियलिस्ट। इंपेरियलिज्म तो साम्राज्यवाद हो गया ना। इंपेरियलिस्ट भी कह सकते हैं, नेशनलिस्ट जैसे कहते हैं, इंपेरियलिस्ट भी कह सकते हैं। ये साम्राज्यवादी विचारधारा। कोई बता सकता है साम्राज्यवादी इतिहासकार? किसी को क्लियर है? बताइए। देखिए, जैसे विंसेंट स्मिथ। क्लियर? विंसेंट स्मिथ, जेम्स मिल। ठीक है ना? ये लोग क्या हैं? ये लोग क्या हैं? साम्राज्यवादी हैं। ठीक है ना? इनका क्या उद्देश्य था? इनके इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या था कि भारत को क्या कहना, उसकी उपलब्धियों को कम करके बताना, या कहना कि भारत क्या है, कोई सभ्यता नहीं थी, उन्हें शासन का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है ना? ये सपेरों का देश है, मदारियों का देश है। इन्होंने सभ्यता कहाँ पाई? फिर एक इसमें थ्योरी है, इसमें क्या है? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको आगे भी काम आएगा। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। ठीक है ना? ये क्या है व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी? मतलब श्वेत प्रजाति का सिद्धांत। ठीक है ना? ये क्या कहेंगे कि हमारे ऊपर एक भार है, हम लोग बहुत करने के लिए बने। हाँ, मतलब हम लोग क्या है, हम लोग जो सफेद रंग के लोग हैं, जो यूरोपीय लोग हैं, हम लोग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। और हमारा काम क्या है, अगर हमने भारत का अधिकार किया तो हमारा उद्देश्य पर अधिकार करना नहीं है, उनको क्या करना है, हमको क्या करना है, भारत को सभ्य बनाना है। क्या करना है? ये असभ्य है। ठीक है ना? इनको क्या करना है, हमें सिविलाइज करना है, सभ्य बनाना। ये हमारा क्या है, बर्डन है, हमारा ये भार, उत्तरदायित्व है कि हम इनको सभ्य बनाएंगे। कहते हैं ना कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा उपनिवेश किसने बनाए? ब्रिटेन ने। ठीक है ना? अमेरिका को गुलाम बनाया। ठीक है ना? ऐसा कोई देश नहीं जिसको गुलाम न बनाया। अफ्रीका में भी गुलाम बनाया सबको। अब किस सिद्धांत के अंतर्गत बनाया? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। मतलब श्वेत प्रजाति के लोग हम लोग क्या हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
और यही कारण था कि विंसेंट स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए इन्होंने किया क्या इसमें, इन्होंने इस पुस्तक में किया क्या कि अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए क्या किया, 1/3 भाग में सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख कर दिया। ठीक है ना? क्यों किया? बताने के लिए कि देखो हमने आया सब कुछ जीत लिया। ठीक है ना? हम आए और देखिए कितने श्रेष्ठ थे, हम जीत लिए सब कुछ। ठीक है ना? और ये क्या किए, जेम्स मिल आए तो एक कदम और आगे बढ़ गए, ये एक कदम और आगे बढ़ गए। इन्होंने क्या लिखा, क्या पुस्तक का क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है ना? इनकी पुस्तक क्या क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये इनसे भी एक कदम आगे निकल गया। इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने क्या किया, इतिहास को कैसे बांट दिया, हिंदू एज, ठीक है ना, हिंदू एज, मुस्लिम एज, ठीक है ना, और अपने को क्या कह दिया, आधुनिक। अपने को क्या कह दिया, मॉडर्न एज। यानी ब्रिटिश एज क्या था, हमने भारत में क्या किया, आधुनिक किया। ठीक है ना? अब बताइए धर्म के आधार पर बांट दिया इन्होंने, भारत को इन्होंने धर्म को आधार पर बांट दिया। ये तो सांप्रदायिकता का प्रचार प्रसार हो गया। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम काल में खाली मुस्लिम रहे होंगे, लेकिन ऐसा तो था नहीं, राजपूत भी थे। विजयनगर में भी कृष्णदेवराय का शासन था, तो क्या मुस्लिम थे वो मध्यकाल में? नहीं ना। अकबर के समय में भी राजपूत थे, तो कैसे हम मुस्लिम केस कर रहे हैं? ये तो गलत है ना, मुस्लिम केस कहना तो गलत है ना। ठीक है ना? कैसे हम धर्म के आधार पर इतिहास को बांट सकते हैं? ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हुई ना। ओके, क्लियर ना? तो क्या होगा, अपने को देखिए, अपने को उन्होंने कह दिया कि मैं मॉडर्न एज का, आधुनिक एज बता दिया ब्रिटिश काल। आपको बांटना ही था तो अपने को ईसाई कहते हैं, ईसाई कह लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? अपने को ईसाई कहते हैं आप, क्रिश्चियन कहते हैं। क्यों भाई, अपने आप को आप मॉडर्न क्यों कहा आपने? गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? तो इन लोग का उद्देश्य क्या था कि भारत अपने शासन को मजबूत बनाना, अधिकार करना, उसको उचित ठहराना, चाहे वो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी हो और चाहे वो धर्म के आधार पर विभाजन हो। क्लियर? इसमें भी दो विचारधाराएं आती, एक होते हैं प्राच्यवादी, ओरिएंटलिस्ट, ठीक है ना, ओरिएंटलिस्ट, और एक होते हैं उपयोगितावादी। अब देखिए इसमें भी क्या है, प्राच्यवादी क्या कहेंगे, ये भारत के अतीत का गुणगान करेंगे। तो समझने के लिए है, इसको ज्यादा बस समझिए केवल, ये क्या कहेंगे, अतीत का गुणगान करेंगे। जैसे विलियम जोन्स हो गए, उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य का सेंडोकोटस कहा गया ना यूनानियों में, तो उसका उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ा। ठीक है ना? तो ठीक है, ये तो बढ़िया है, आपने सीखो। जैसे जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख खोजे, तो ये लोग क्या थे, प्राच्यवादी थे। जेम्स प्रिंसेप ये लोग क्या थे, प्राच्यवादी थे। विलियम जोन्स, कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, इन्होंने क्या किया, सिक्के लाए, खोजा इन्होंने। ठीक है, अतीत का आपने गुणगान किया, लेकिन फिर आप क्या करते हैं, फिर वर्तमान भारत को क्या करते हैं, पतनशील बताते हैं। अतीत का गुणगान करते हैं और वर्तमान भारत को क्या बताते हैं कि वर्तमान भारत क्या है, धर्म और जात पे बटा हुआ है और अतीत की तुलना में बहुत कम खराब है एकदम। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर इनका उद्देश्य क्या था कि भारत में ब्रिटिश शासन को उचित ठहराना, इनका भी उद्देश्य था। भाई अपने अगर अतीत का गुणगान किया तो क्यों भारत को पतनशील बता दिया आपने, जो वर्तमान भारत था? तो इनकी भी कमी हुई कि नहीं हुई? और उपयोगितावादी तो उससे भी एक कदम आगे निकले, वो तो भारत पूरे अतीत का गुणगान किए ना, उसका सब पूरे भारत को ही क्या बता दिए, सब खराब। जैसे मैकाले थे, वो क्या कह दिए कि भाई यूरोप का एक जो अलमारी का है हिस्सा, वो भारत और अरब के क्या है, सभी साहित्य से बढ़कर है। ठीक है ना? अब देखिए ये तो गलत हुआ ना, क्या ना, दुनिया की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है ना। तब आप हमें बता रहे हो कि हमारा सबसे महान है। हाँ, ईसाई धर्म में तो शुरू से ये चलता रहा ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कम से कम हमारे पूर्वजों ने तो ये नहीं बताया ना, हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता।
है कि नहीं? आर्यभट्ट ने बताया कि नहीं बताया? हाँ, पाई का मान उन्होंने बताया 3.414, ठीक है ना? हाँ, कुछ भारत में ही देन है, अंगणित भारत की ही देन है। जो अरब ने सीखा, अरब ने यूरोप में फैलाया। तो कहने का तात्पर्य क्या, आप कैसे कह सकते हैं कि समझ साहित्य मूल्यवान है? यूरोप सबसे अच्छा है साहित्य में, ठीक है ना? इसका उद्देश्य क्या था? मैकाले क्या कहता था? मैं ऐसे भारतीयों की चाहता हूँ, ऐसे भारत के लोग चाहता हूँ कि जो यूरोप रंग से भारतीय हो, विचारों से क्या हो, अंग्रेज हो। क्यों हो अंग्रेज? क्योंकि क्या है, मैनचेस्टर के सूती वस्त्र बन रहे हैं ना, उसको पहनने वाला भी तो चाहिए। अब यहाँ कुर्ता धोती पहनेगा कौन पहनेगा? तो सब सभ्यता का पैमाना क्या है, उन्होंने बदल कपड़े से ले लिया, शिक्षा से ले लिया, ठीक है ना? ओके, तो इनका क्या था कि ब्रिटिश वस्तुओं का क्या था, बाजार बनाना था इनको। इसलिए क्या था, भारत को ये क्या कहेंगे, पिछड़ा हुआ देश कहेंगे। तो सबका अलग अलग प्रयोजन था, और कुल मिलाकर टोटल अप्रोच क्या था साम्राज्यवादियों का, भारत को नीचा दिखाना, ठीक है ना? भारत की उपलब्धियों को नीचा दिखाना। क्लियर? अब देखिए, अब इसकी प्रतिक्रिया होगी ना, साम्राज्यवादी ये कहेंगे तो राष्ट्रवादी भी तो कहेंगे, कुछ आएंगे, अपना विचार देंगे। हाँ, वे चाहते थे कि हमको क्या जरूरत है, जो आपने कहा सिद्धांत प्रिटेशन थ्योरी, उनका उद्देश्य ये था कि हमें क्या करना है, हमें मैंने क्या बताया, वो ऐसे भारतीय चाहते हैं जो पढ़े लिखे हों, अंग्रेज पढ़े लिखे हों। जैसे मान लीजिए किसी कलर्स बनाना, मैं बताऊं, जैसे वो क्या चाहते थे, अगर हम किसी ब्रिटेन को रखेंगे तो ज्यादा वेतन लेंगे ना, तो थोड़ा सा भारतीयों को साक्षर कर दिया जाए, उनको क्लर्क बना दिया जाए, हमारा काम भी हो जाएगा, कंपेंसेट हो जाएगा, खर्च कम करना पड़ेगा। डिग्री इसीलिए बनी सर, देखिए ध्यान सुनिए, तो उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने कहा कि हमको सबको नहीं पढ़ाना है, सब पढ़ जाएंगे तब तो ये विद्रोह कर देंगे स्वतंत्रता के लिए, सबको नहीं पढ़ाना है। किसको पढ़ाना है, जो संपन्न वर्ग, जो अच्छा पैंट शर्ट पहनेंगे, धोती को क्यों पढ़ाएंगे, इन्हीं को पढ़ाओ जो हमारा सामान खरीदे, उतनी शिक्षा दो। यानी उनका उद्देश्य क्या था कि अपर क्लास को शिक्षा दो, ठीक है ना? यानी जो संपन्न है उनको शिक्षा दो, धीरे धीरे अपना पहुंचेगा नीचे तक, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो यही तो कारण हुआ कि शुरू में उदारवादी क्या थे, जब आप कांग्रेस की स्थापना में देखेंगे, उदारवादी क्या थे, वो ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं करते थे, वो अन ब्रिटिश रूल का विरोध करते थे। अन ब्रिटिश कहते थे ना, उनका उद्देश्य क्या था कि भाई आप शासन करिए हम पे, आपने हमको सभ्य बनाया, ठीक है, लेकिन जो कमी उसमें क्या है, आपके प्रशासन में कमी है, आपका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी प्रशंसा करेंगे अंग्रेजों की, ठीक है ना? केवल क्या कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा परिवर्तन करिए, ठीक है ना? तो वो क्या है, अपर क्लास है ना। शुरू में क्या था भारत में, शिक्षा क्या थी, केवल विशिष्ट लोगों तक सीमित थी, ठीक है ना? यहाँ तक कि 1930 में भी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय भी 90% लोग निरक्षर थे भारत में, ठीक है ना? 90% क्या थे, इलिटरेट थे। लिटरेसी क्या थी, 90% लोग निरक्षर थे। आप समझ जाइए, 10% लोग साक्षर थे 1930 में। ये स्थिति थी भारत की। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर आपने शिक्षित करने का ही प्रयास किया तो ये स्थिति क्यों आई? इसका मतलब था आप क्या चाहते थे, केवल शिक्षित करना, ठीक है ना? यही है अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब शिक्षा क्या है, ऊपर से नीचे तक जाए, ऊपर को हम शिक्षित करेंगे, नीचे से हमारा मतलब नहीं है। और यही कारण क्या था, इलिटरेसी का। 90% लोग निरक्षर थे भारत में 1930 में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए दूसरे विचारधारा पे आते हैं। तो इतिहास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जो निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी डिस्कशन होगी, ठीक है ना? यही तो मैं बताना चाह रहा था। क्या है इतिहास, क्या है, जो भी देखिए, कोई भी आप ऐसे लिख रहे हैं, कैसे एंगल से लिखेंगे? 4 ही एंगल होते हैं ना, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल, यही तो होते हैं। 4 ही सेक्टर तो होते हैं किसी भी चीज में। अगर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो क्या आपने नितिन साहब ने क्लास ली, तो क्या है, एक सेक्टर हुआ ना इकोनॉमी। इसी तरह पॉलिटिकल होता है, सोशल होता है, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया। तो क्या है हिस्ट्री, इन्हीं का हम क्या अध्ययन करेंगे, कंटिन्यूटी और चेंजेस, मतलब क्या निरंतरता हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, इसी का हमें अध्ययन करना है। जैसे एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहले शुरुआत क्या हुई, मानव कैसे था, पहले पत्थरों का प्रयोग करता था ना, स्टोन एज में हुआ ना। तो स्टोन एज में क्या हुआ बताइए,
वो तो ठीक है, मैं आप समझ लीजिए पहले, आपकी वो फैक्ट मत बताइए, मैं समझा दूंगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमें हिस्ट्री पढ़ना है। तो क्या हुआ इसमें, पत्थरों का प्रयोग किया ना उसने, स्टोन का प्रयोग किया ना। फिर आप देखिए क्रम से जब मानव विकास करेंगे कैसे होगा, देखिए ये है ना चेंजेस। पाषाण काल में क्या होगा, इसको ज्ञान नहीं है किसी का, केवल पत्थर का प्रयोग कर रहा है, इसको ज्ञान भी नहीं है, केवल क्या कर रहा है, पहला मानव क्या था, शिकार करता था ना, जानवरों को मार के खाता था ना, ठीक है, पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता था, उसको जानकारी नहीं थी, घर बनाने की जानकारी नहीं थी, तो नदी के किनारे रहता था, पहाड़ों पे रहता था, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया, ठीक है ना, पत्थरों को रगड़ा तो उसे हाथ का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे तो मानव बना। पहले तो हमारे पूर्वज क्या थे, एक बंदर टाइप के तो थे, ऐसे चलते थे, धीरे धीरे विकास क्रम हुआ ना मानव का, होमो सैपियंस जो था आदमी मानव, ठीक है ना। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पत्थर का प्रयोग किया उन्होंने, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हें कृषि का ज्ञान हुआ, ठीक है ना। स्टोन एज भी 3 प्रकार के होते हैं ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो नियोलिथिक में क्या हुआ, उसने गेहूं के बारे में जाना, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, फसलों के बारे में जानकारी, ठीक है ना। लेकिन पत्थर के प्रयोग के कारण वो ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाते थे। पत्थर से क्या होगा, पत्थर से तो गहरी खुदाई हो नहीं पाएगी। फिर क्या हुआ, स्टोन एज के बाद क्या हुआ, जो नियोलिथिक एज था उसमें क्या हुआ, उनको कृषि का ज्ञान हुआ, और इससे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मानव क्या था, अभी क्या था, भोजन का संग्रह कर रहा था, अब क्या होगा, प्रोड्यूसर्स होगा ना, ठीक है ना। अभी क्या था, फूड गेदरर्स था, फिर क्या हुआ, फूड प्रोड्यूसर्स हुआ ना नियोलिथिक एज में। उसके बाद क्या हुआ, स्टोन एज के बाद क्या हुआ, फिर उसने तांबे का प्रयोग करना सीखा। देखिए क्रम आया ना, विकास क्रम। फिर क्या हुआ, चैल्कोलिथिक एज हुआ ना, क्लियर। इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि नहीं, यहाँ स्टोन था, यहाँ क्या होगा, कॉपर होगा ना, कॉपर एज। क्या हुआ, पहली बार इंसान ने कौन सी धातु प्रयोग की, बताइए, हुआ ना। फैक्ट तो अपने आप समझ जाओगे ना जब आप चेंज देख रहे हो तो, क्लियर ना। उसके बाद क्या होगा, बताइए, अरे नहीं होगा, उसके बाद बताइए। लोहे का प्रयोग तो बहुत बाद में चल के हुआ ना, पोस्ट वैदिक एज में हुआ ना। इसमें क्या हुआ, हड़प्पन कल्चर आएगा ना, आया ना, हड़प्पन कल्चर आया ना। इसमें क्या हुआ, ब्राह्मण का प्रयोग किया ना, क्लियर, क्लियर है सबको ना। परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या है, ये चेंजेस है ना, ये क्या है, ये चेंजेस है ना। और कंटिन्यूटी क्या है, स्टोन का प्रयोग तो चलता रहेगा ना, ठीक है ना, क्लियर। तो हिस्ट्री क्या है, बताइए। अब देखिए राजनीतिक परिवर्तन कैसे होता है, राजनीतिक परिवर्तन कैसे होता है, अभी तो इनको कुछ जानकारी ही नहीं है, ठीक है ना। जब ये प्रोड्यूस करेंगे, क्या है, जब अनाजों का प्रयोग करेंगे, जब भूमि के अधिकार करेंगे, भूमि पे क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, उनको पता चल जाएगा यहाँ ज्यादा उत्पादन होता है, भूमि पे क्या करेंगे, कब्जे करने की कोशिश करेंगे ना। जब संपत्ति की अवधारणा आएगी तो आप देखेंगे ना पोस्ट वैदिक एज में, जब उनको ये पता चल जाता है कि भूमि से उत्पादन अधिक होगा, उस पर क्या करेंगे, अधिकार कर लेंगे, क्षेत्र बना लेंगे, तो राज्य की अवधारणा उत्पन्न होगी नहीं होगी, क्लियर। तो हमें क्या करना है हिस्ट्री में, कंटिन्यूटी और चेंजेस का अध्ययन करना है। तो हिस्ट्री क्या है, बताइए सभी लोग, बोलिए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन और विकास का अध्ययन क्या है, ठीक है ना। कभी मत कहिए कि अतीत का अध्ययन है, सिंपल हो जाएगा एकदम अतीत का अध्ययन। भाई आज जो कास्ट सिस्टम है, क्या अतीत का अध्ययन, हम क्या अतीत का अध्ययन तो हम करते हैं, कास्ट सिस्टम कहाँ से आया, लेकिन हम देख तो रहे हैं कि सामाजिक अन्याय कहाँ से शुरू हुआ, ये तो हम देखते हैं ना इतिहास में कि हमने गलतियां की, हाँ की कि नहीं की। मान लीजिए इंडिया चाइना अभी जो डिस्प्यूट है, तो हम देख रहे हैं ना कि समस्या कहाँ है, तिब्बत से शुरू होती है, दलाई लामा के आने से। तो हम कैसे देखते हैं इतिहास को कि कहाँ से समस्या प्रारंभ हुई, क्या कमी रह गई, हमने क्या उससे प्रेरणा ली। तो आज भारत ने अपनी विदेश नीति चेंज की कि नहीं की, हाँ अभी तो हिस्ट्री का हिस्सा हुआ। पहले क्या था, पहले क्या था, हमने क्या था, सॉफ्ट पावर के रूप में जाने जाते थे, अब हमने चेंज किया ना अपनी स्ट्रेटजी को, एयर स्ट्राइक किया, हाँ सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो यही चीज है, तो चेंजेस और कंटिन्यूटी चलती रहती है,
ठीक है ना, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इतिहास क्या है? इन्हीं का अध्ययन है। क्लियर? किसी को भी दिक्कत तो बताइए। कभी ये मत कहिए कि केवल तिथि का अध्ययन करते हैं। तिथि का हमने कहीं बताया? कहीं नहीं हमने उल्लेख किया ना। क्यों चक्कर में पड़ते हैं तिथि के? लाखों फैक्ट्स हैं इतिहास में, क्या उसको याद रखना संभव है? मुझे भी नहीं याद है, नहीं रह सकते ना। लेकिन याद क्या होना चाहिए कि कैसे परिवर्तन हो रहा है और कैसे विकास हो रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या बनना है? जब भी देखिए, जब भी आप लोग आइए, जो भी चाहे इतिहास जीएस के ही आपको मेंस में पूछेगा ना, उसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए। हमेशा जब भी तैयारी करिए तो उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर रख लीजिए, ठीक है ना। हमें से अधिकांश क्या करते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनकर तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तैयारी का चरण यही होना चाहिए कि हम 4-5 साल के जो यूपीएससी, यूपीपीएससी जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं मेंस के, उनका अध्ययन करें और देखिए कि इतिहास में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मेंस में ही आप मान लीजिए जीएस लिख रहे हैं, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है ना, तो आप देखिए कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पढ़िए थोड़ा बहुत सब, लेकिन फोकस किस पे करना है? जो ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे फ्रीडम मूवमेंट। क्लियर? विश्व इतिहास में क्या होगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना, अमेरिकी क्रांति, वर्ल्ड वॉर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो सिलेबस हमेशा अपना पाठ्यक्रम सामने रखिए और जो एक जहां आप पढ़ते हो कुर्सी में एक चिपका ही लीजिए सिलेबस। ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, ये सेकंड का, थर्ड का, ये फोर्थ का, और उसी को सिलेबस टू द पॉइंट देखिए और उसके लिए देखिए हमें कैसे पढ़ना है। और बुक हमेशा कोशिश करिए एनसीईआरटी ही उसको प्रिफर करिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जैसे मैं देखता हूँ ना आजकल बच्चे क्या करते हैं, किताब की दुकान पे गए तो किसी ने बता दिया वो बहुत अच्छी पुस्तक है तो उसको ले आए, किसी ने बता दिया वो बहुत अच्छी है उसको भी ले आए, ठीक है। मेज पे सजा लिया और खुद कंफ्यूजन किसको पढ़े। किसी एक टॉपिक के अच्छे के लिए आप अलग पुस्तकें न खरीदें, कोशिश करिए एक ही पुस्तक पढ़ें और उसे बार बार पढ़ें। ये मैं पहले दिन भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, सिलेक्शन उसी से होता है, ठीक है ना। ज्यादा किताबें मत इकट्ठा करिए, एक किताब पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, 4 से 5 बार 6 बार पढ़िए, और ना समझ में आए कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है ना। तो क्लियर हिस्ट्री क्या है? क्लियर ना? ठीक है, चलिए अब बताइए हिस्ट्री को डिवाइड कैसे किया गया है? कौन कौन से? बोलिए बोलिए। हाँ वो तो ठीक है, वो तो हम अध्ययन की सुविधा के लिए बांट लेते हैं ना, लेकिन बेसिकली क्या है? प्री हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल, और बताइए प्रोटो हिस्टोरिकल, और बताइए हिस्टोरिकल। अब इसमें कोई अंतर बताएगा? बताइए। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल क्या है? हिस्टोरिक एज में उत्खनन से वो जो वस्तुएं मिली हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और जो दूसरा है मतलब बैठ जाइए, मतलब क्या है इसका? रिटन एविडेंस नहीं है। पाषाण काल क्या है? स्टोन एज क्या है? स्टोन एज क्या है? प्री हिस्टोरिकल है, कोई रिटन एविडेंस तो है नहीं। पत्थर का प्रयोग करते थे आदि मानव, उसी का आधार पर उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और क्या करते थे? गुफाओं पे चित्र बनाते थे, जैसे भीमबेटका से प्राप्त हुई है। तो उसमें क्या है दिखाया गया है कि एक जानवर को कई लोग भाले से मार रहे हैं, जब पत्थर के उपकरणों से मार रहे हैं। तो उससे क्या पता चलता है? मतलब कोई रिटन एविडेंस तो है नहीं, हम तो केवल देख रहे हैं ना कि उनके चित्रों से पता कर रहे हैं, उनके उपकरणों से पता कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? प्री हिस्टोरिकल मतलब कोई रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है ना। प्रोटो हिस्टोरिकल में क्या है? रिटन एविडेंस तो है, लेकिन हम क्या है बताइए, हम पढ़ नहीं सकते। जो हड़प्पन कल्चर है उसमें क्या हुआ है कि लोगों ने क्या हुआ, बर्तनों पे एक चित्र मतलब कुछ लिखा उन्होंने, ऐसा कुछ लिखा उन्होंने, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए क्या है ये चीज। जबकि उसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की है, नील नदी सभ्यता हो गया, उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए। अभी तक ये स्थिति है कि हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम जान नहीं पाते कि कैसे थे हड़प्पा कल्चर के लोग। जानकारी कैसे मिलती है? जो खुदाई से चीजें प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। तो ऐसी हिस्ट्री को क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिकल। अब देखिए हिस्टोरिकल क्या होता है? जिसमें रिटन एविडेंस और पढ़े भी जा सके। तो आप भारत में 6th सेंचुरी BC, ठीक है ना, 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से क्या है?
भारत का लिखित इतिहास जो रिटर्न वो हमने डिवाइडेशन देखा, साथ साथ ही विचारधारा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होती है विचारधारा, उसे क्या कहते हैं इतिहास लिखना, ठीक है ना। अब आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। तो आपका बैलेंस उत्तर कब आएगा, जब आप सभी विचारधाराओं से परिचित होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आप लोगों में से किसने धन निष्कासन का सिद्धांत पढ़ा है? धन क्या है उसके बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ ना, है ना। अब देखिए इस अगर आपसे क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री में, मान लीजिए मेंस में आया कि जो ये है क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो इसको धन निष्कासन सिद्धांत का आलोचनात्मक क्रिटिकल एग्जामिन करिए, परीक्षण कीजिए। अब कब ऐसे परीक्षण कर पाएंगे आप, जब आप अप्रोच जानेंगे। जैसे कैसे धन निष्कासन में देखिए, जो राष्ट्रवादी है दादाभाई नौरोजी क्या है, राष्ट्रवादी है ना। ये क्या कहेंगे कि देखिए आपने क्या किया, भारत को क्या किया, आप यहाँ से कच्चे माल ले गए, वहां प्रोड्यूस किया, उसे भारत में ही बेचा। तो भारत को आपने क्या किया, बाजार की तरह इस्तेमाल किया। क्या कि यहाँ से संपदा ले गए, कहाँ ले गए, ब्रिटेन ले गए, ठीक है ना। अपने देश को समृद्ध बनाया और हमें गरीब कर दिया। फिर साम्राज्यवादी आएंगे, कहें कैसे गरीब कर दिया, हमने तो सड़कें बनवाई, हमने तो रेलवे लाइन का निर्माण करवाया, है ना। अभी भी देखिए प्रयागराज में नैनी ब्रिज है ना, है ना, पुराना नैनी ब्रिज है ना, वो कर्जन के समय से चला आ रहा है, रेलवे नहीं बनाया था ना, मजबूत है कि नहीं। लेकिन समस्या ये कि बनवाया क्यों, क्यों बनवाया, अपनी सुविधा के लिए। अगर रेलवे का उन्होंने विकास किया 1853 में ना किया था ना, रेलवे का उन्होंने विकास किया तो क्यों किया बताइए। सर अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर सके सर। उन्होंने रेलवे का विकास किया, क्यों किया, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अगर भारत में कहीं विद्रोह हो रहे हैं तो उनको दबाया जा सके। 1857 के विद्रोह को दबाया जा सकता था ना, क्यों दबाया सकता था, यही कारण था। यातायात संचार के साधन अच्छे थे अंग्रेजों के पास, और भारतीयों के क्या विद्रोह क्यों सफल हुआ, क्योंकि भारत के पास ये साधन नहीं, टेलीग्राफ लाइन और जो रेलवे है उसके प्रयोग से उन्होंने दबाया, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर धन निष्कासन सिद्धांत का मूल्यांकन करना है तो आपको क्या है, राष्ट्रवादी अप्रोच भी देखना होगा, और साम्राज्यवादी क्या कहेंगे कि नहीं हमने कोई धन निष्कासन नहीं किया, अगर हमने आपको सुविधाएं दी और उसके बदले में कुछ धन ले लिया, उसमें गलत क्या है भाई। टोल टैक्स क्या है, अगर हम सड़क पे जाते हैं तो अदा करते हैं कि नहीं अदा करते हैं, तो अंग्रेज कहते हैं वो भी तो एक प्रक्रिया है। कहते हैं हमने तो कुछ ही धन लिया ना, लेकिन आपको रेलवे तो दिया हमने। तो राष्ट्रवादी कहेंगे भाई क्यों दिया आपने रेलवे, आपने जो भी सामान मंगवाया वो ब्रिटेन से मंगवाया, आपने ब्रिटेन में खर्च किया 9000 पाउंड एक मील रेलवे लाइन में, यहाँ आपने 30,000 पाउंड खर्च किया, क्यों किया आपने, कम में तो खर्च कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश कंपनियों को लाभ हो, ठीक है ना। तो ये कब आएगा, जब आप अप्रोच समझेंगे कि हाँ साम्राज्यवादी क्या है, राष्ट्रवादी क्या है, फिर मार्क्सवादी क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इतिहास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है बताइए, अप्रोच, या क्या कहेंगे इसे, विचारधारा, ठीक है ना। क्लियर, वो एंशिएंट हो चाहे मिडाइवल हो चाहे मॉडर्न हो, तीनों में ही हमें विचारधारा का अध्ययन करना है, ठीक है ना। क्लियर। अब देखिए एंशिएंट में अलग है, जैसे मुगल में देखिए, जैसे मुगलों के पतन का कारण हुआ तो क्या होगा, राष्ट्रवादी क्या कहेंगे बताइए, राष्ट्रवादी कहेंगे क्या, कैसे पतन हुआ, अयोग्य उत्तराधिकारी थे, ठीक है ना, ठीक है ना। शासक क्या थे, कमजोर थे औरंगजेब के बाद। लेकिन इरफान हबीब इतिहासकार नाम सुना है, वो क्या कहेंगे, मार्क्सवादी इतिहासकार, वो कहेंगे कृषि संकट इसके लिए उत्तरदायी था, ठीक है ना। सतीश चंद्रा है ना एनसीईआरटी आती है ना में, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे जागीरदारी संकट, जागीरदार उसके उत्तरदायी थे, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग मत देंगे उसके बारे में, और हमें अपना आंसर कैसे लिखना है, सबका थोड़ा थोड़ा उल्लेख करना है, लेकिन बैलेंस वे में लिखना हमें, ठीक है ना। सही है कि धन निष्कासन क्या था कि भारत से लिया गया, लेकिन अनजाने में इसने भारत का विकास भी किया। ऐसा तो नहीं कि रेलवे अगर चल गई तो खाली अंग्रेजों खाली लूट के ही ले गए। रेलवे में क्या होता है, आप एक डिब्बे में बैठते हो
उसमें हिंदू भी बैठते हैं, मुस्लिम भी बैठते हैं ना, तो राष्ट्रवाद का विकास हुआ कि नहीं हुआ? एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ किया कि नहीं? एक दूसरे के विचारों से हम परिचित हुए कि नहीं? ट्रेन के डिब्बे में बैठते हैं तो उससे बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हुआ ना, इससे एकता का हुआ ना। इन्होंने क्या किया? जाने में ही राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है ना, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। क्लियर ना? तो किसी भी क्वेश्चन का क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हमें लिखना है। ये तरीका होता है इतिहास लिखने का, ठीक है ना। डेट का कोई मतलब नहीं है, डेट का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आप 1857 का विद्रोह समझिए, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, लेकिन इसका महत्व समझिए क्या था। इसी के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लोगों ने सोचना प्रारंभ किया कि नहीं, हम अलग अलग रहकर मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर हम भारत को आजाद नहीं करा सकते हैं। लोगों ने क्या किया? राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ किया, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के बाद से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्लियर?